Good morning students, welcome to the class, and today we are just going to discuss about the second chapter in which we were on the topic rocks and minerals. ठीक है, हमने टेक्टोनिक प्लेट तक पढ़ लिया था, रॉक्स और मिनरल्स. तो रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स आर द सॉलिड्स या रॉक्स आर द स्टोन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. और हमें अच्छे से पता है सब बच्चों को कि रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाती हैं. ठीक है, अर्थ क्रस्ट क्या होता है? द टॉप लेयर. ठीक है, हमने जब अर्थ की स्ट्रक्चर को पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर क्रस्ट होती है. देखिए ये मैंने लिखा हुआ है क्रस्ट. ये जो सेकंड पार्ट था इट इज़ मेंटल और जो थर्ड पार्ट था इट वॉज कोर. ठीक है ना. अब हम ये देख रहे हैं कि जो क्रस्ट के अंदर रॉक्स पाई जाती हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? वेदर्ड रॉक्स कहते हैं. ठीक, तो ये जो वेदर्ड रॉक्स होती है वो क्रस्ट में पाई जाती हैं. इसकी क्रस्ट की जो लेयर होती है उसमें पाई जाती हैं. अच्छा, थोड़ी जो ऊपर की लेयर होगी उसमें वेदर्ड रॉक होगी, छोटे छोटे रॉक के टुकड़े होंगे. लेकिन जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं, यानी कि हम क्रस्ट के नीचे की लेयर और मेंटल की ऊपर की लेयर, क्योंकि ये जो पार्ट है उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो क्रस्ट जो है वो इतना बड़ा है अगर, तो इसका जो ऊपर का लेयर है और नीचे का अंदर का लेयर है, तो जो ऊपर की लेयर में तो हमने देखा कि वेदर्ड रॉक पाई जाती हैं. ठीक है, और इसकी क्रस्ट की जो लोअर लेयर है उसमें कैसी पाई जाती है? बेड रॉक या पेरेंट रॉक, जो कि वेदर्ड नहीं होती, टूटी हुई नहीं होती, बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं. ठीक है, तो इसकी क्रस्ट की इनर लेयर में क्या पाया जाएगा? बेड रॉक या पेरेंट रॉक. ठीक है भाई. अब जहाँ क्रस्ट ख़त्म होता है वहाँ से क्या चालू होता है? मेंटल चालू होता है. देखो यहाँ क्रस्ट ख़त्म हुआ, मेंटल यहाँ से चालू हुआ, और जहाँ मेंटल चालू होता है वहाँ पे हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर ज़्यादा थोड़ा सा होता है तो वहाँ पर चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं, है ना. तो यहाँ पे जो रॉक्स होंगी वो मेल्टेड फॉर्म में होती हैं, और ये जो मेल्टेड फॉर्म में रॉक्स होती हैं, पिघली हुई रॉक्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताने की ज़रूरत लग रही थी तो आपको बता दिया. अच्छा चलो पेज नंबर 189 पे पढ़ते हैं. रॉक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. रॉक्स कहाँ से मिलेंगी? डेफिनेटली अर्थ क्रस्ट से मिलेंगी. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, टेक्सचर्स, शेप्स एंड केमिकल कंपोजिशन. अब जो रॉक्स होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं. अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की कौन सी रॉक्स हैं, पर अभी मैं आपको बता दूं कि अलग अलग टाइप की रॉक्स होती हैं. उनका टेक्सचर अलग होता है, उनके कलर अलग होते हैं, उनके अंदर कौन से केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है उसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स, है ना, तो वो भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है, और शेप भी डिफरेंट होता है. तो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, मतलब उसके अंदर जो जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो किस किस टाइप के केमिकल से बना है वो भी अलग अलग होता है. दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. अब ये जो रॉक्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? मिनरल से मिलकर बनी होती हैं. ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होती है वो होती है मिनरल्स. वॉट आर दीज मिनरल्स? ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो मिनरल्स होते, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये जो रॉक्स होती हैं वो इसके अंदर अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं. ये अलग अलग कंडीशन में फॉर्म होती हैं, क्योंकि ऊपर की जो रॉक्स होंगी वो उनके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ डिफरेंट होगा. क्योंकि आपको पता है ना कि हम जैसे जैसे धरती के अंदर जाते जाते टेम्परेचर बढ़ता जाता है और प्रेशर भी बढ़ता जाता है. ऊपर की लेयर्स पर टेम्परेचर और प्रेशर इतना नहीं होता है जितना कि अंदर की लेयर्स पर होता है. तो जब टेम्परेचर डिफरेंट है, प्रेशर डिफरेंट है, तो उनके अंदर बनने वाली रॉक्स का नेचर भी डिफरेंट होगा, है ना, उनके टाइप्स भी डिफरेंट होंगे. अब हम आते हैं मिनरल्स के ऊपर. ये कह रहे हैं कि रॉक्स किससे मिलकर बनी होती हैं? मिनरल्स से बन के होती हैं. तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब मैं बोलूँगी जो मैंने बात, तो वो आपको कैसे समझ आएगा? तो मिनरल्स जो होते हैं दे आर naturally occurring inorganic crystalline solids with, मैं इसको समझाऊंगी, मैं ऐसे ही नहीं लिख रही हूँ, ये डेफिनेट
या हम कह सकते हैं वेल डिफाइंड। इसका जो एक एक वर्ड है वो मैं आपको अभी समझाती हूँ, और इस डेफिनेशन को आप नोट भी कर लेना। वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर and chemical composition। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पहली बात तो नेचुरली अकरिंग मतलब जानते हो कि ये नेचर में अपने आप पाई जाती है, इनको हम तुम नहीं बना सकते, ह्यूमन मेड नहीं हो सकती हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि इनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। जो एक आप जब थोड़े और बड़े हो जाओगे, आपने वैसे कार्बन का नाम तो सुना ही होगा। कार्बन जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो भी सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन होता है, वो हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं। लेकिन मिनरल्स के अंदर कार्बन जनरली नहीं होता है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसीलिए हमने कहा इनऑर्गेनिक, मतलब दे आर नॉट कार्बन कंपाउंड्स, दे आर नॉट मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि उनका एक डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि वो पाउडर फॉर्म में है या लिक्विड बन गए। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, अब सॉलिड भी दो तरीके के होते हैं, एक तो आपने पाउडर फॉर्म में देखे होंगे, और जब कुछ ऐसे होते हैं जब आप हाथ में उठाते हो तो आपको दाने दाने महसूस होते हैं उनके, जैसे शक्कर होती है, चीनी होती है, ठीक है, नमक होता है। तो वो ऐसा नहीं कि आप पाउडर जैसा फॉर्म हो रहा है उसमें, ना पाउडर जैसा लग रहा है, उसमें आप उठाते तो आपको हाथ में छोटे छोटे दाने फील होते हैं। तो दैट आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक बहुत अलग डेफिनेशन होती है जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो मैंने अभी समझाया, एंड केमिकल कंपोजिशन। इसका मतलब ये होता है कि ये किस किस केमिकल से बने हैं, किन किन चीज़ों से बने हैं, वो भी अच्छे तरीके से डिफाइन होती है, मतलब वो भी फिक्स होती है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं आपको नमक मिल रहा है, या सपोज करो कहीं आपको गोल्ड मिल रहा है तो उसमें अलग उसका कंपोजिशन है, और दूसरी जगह गोल्ड मिल रहा है तो उसका अलग कंपोजिशन है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। इनऑर्गेनिक प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर प्योर वर्ड भी लिखूँ तो इट विल बी ओके। ठीक है, तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग प्योर इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स with well defined crystalline structures and chemical composition। तो समझ में आया आपको, ये डेफिनेशन आपको नोट करनी चाहिए। नेचुरली अकरिंग होती है। अच्छा, प्योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। प्योर का मतलब ऐसा नहीं कि इनके अंदर कोई गंदगी नहीं मिलती। अगर सीधी सी बात है, जब आप गोल्ड को निकालते हो या आपके पास कोई आयरन निकलता है जब अर्थ में से, ये सब मिनरल्स कहलाते हैं। तो आयरन है, गोल्ड है, ये सब जब हम अर्थ में से निकालते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी डस्ट होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्योर का मतलब है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंसेस होने का मतलब डिफरेंट है। आप 9th क्लास में पढ़ते हो जाके कि व्हाट आर एक्चुअली प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि उनका केमिकल कंपोजिशन फिक्स होता है, यानी उनके अंदर जो केमिकली जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जैसे गोल्ड की, अगर हम मान लीजिए हमें गोल्ड मिलता है इतना सारा, तो उसमें बिल्कुल भले कितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब हम अलग कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड जो होगा वो प्योर होगा, उसमें कोई मिलावट ऐसे नहीं होगी जो उसको नकली बना दे, वो एकदम असली गोल्ड होगा। ठीक है, तो इस वक्त 7th क्लास में तो आप अभी सिंपल इतना समझ लो कि असली वाली चीज़ होती है, उसको मैंने प्योर कहा है। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं है कि दूध में पानी मिला दे तो वो इम्प्योर हो गया या ऐसा कुछ हो गया, वो वाला प्योर नहीं। अब केमिस्ट्री में और साइंस में प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो आप बाद में पढ़ते हो, बट अभी तो आप ये समझ लो कि प्योर सब्सटेंसेस, यहाँ पर जो मिनरल्स के बारे में बोल रही हूँ वो प्योर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहीं गोल्ड मिलता है तो आप उसकी धूल मिट्टी थोड़ी छोटी मोटी इम्प्योरिटी हटा सकते हो, पर वो जो होगा ना वो बिल्कुल असली वाला गोल्ड होगा, वो बिल्कुल प्योर गोल्ड होगा। उसमें और कोई ऐसी मिलावट नहीं होगी कि भाई
100 में से 90% ही गोल्ड है उसके अंदर, बाकी पता नहीं ऐसे ये मतलब बेकार कचरा भरा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, वो आपको 9th क्लास में पढ़ना, बट अभी आप इतना समझ लो। और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, वो कार्बन नहीं होता है इनके अंदर जनरली, ठीक है, कार्बन कंपाउंड नहीं होते हैं ये। तो जो जिस अब अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए आपने हम आयरन की बात कर रहे हैं सपोज़ करो, ठीक है, इसमें कहीं कार्बन नहीं है, लेकिन एक गैस होती है मीथेन CH4, ठीक। तो अब अगर और भी बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए H2SO4 है, ये एक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी कहीं कार्बन नहीं है, लेकिन CH3COOH ये एक एसिटिक एसिड कहलाता है, इसमें हम कार्बन देख रहे हैं। C जो है वो कार्बन को शो करता है, H हाइड्रोजन को करता है, ये सब आप आगे पढ़ोगे। अभी आप सब इतना समझ लो कि जिन सब्सटेंसेस में आपको कार्बन नहीं दिखता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं, और जिनमें कार्बन दिखाई देता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो मिनरल्स होते हैं वो जनरली इनऑर्गेनिक होते हैं वो, ठीक है, दीज आर द इनऑर्गेनिक प्योर सब्सटेंसेस। तो अभी आपको इतना समझना काफ़ी है। और जो समझ में आने वाली बात थी कि वो है कि इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और केमिकल कंपोजिशन इनका फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो मिनरल्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग रॉक्स में पाए जाते हैं, और हमारे को अभी तक बहुत सारे मिनरल्स नोन हैं, साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे मिनरल्स को खोज निकाला है धरती के अंदर से, ठीक है, ठीक है भाई। और minerals are naturally occurring substances present in the rock. They are solids which have definite chemical composition, मैंने बता दिया, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी बता दिया। साइज़ वेरी करता है इनका, ये अलग अलग साइज़ में मिलते हैं, डिपेंड करते हैं कौन सी रॉक में बने हैं। जिस तरह मैंने अभी क्या बताया था, जिस भी रॉक में कोई चीज़ बनेगी उसका भी तो उस पर असर आएगा ना। अगर बड़ी सी रॉक में है तो वो बड़ा भी बन सकता है, छोटी रॉक में तो छोटा बन सकता है। तो इनका जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है मिनरल्स का कि वो किस टाइप की रॉक में फॉर्म हुए हैं, ठीक है, इन विच दे आर प्रेजेंट वर फॉर्म। अच्छा, सॉरी, इनका साइज़ डिपेंड करता है कि ये जिस रॉक में है वो कैसे बनी थी। ये नहीं बने थे, ये तो नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, लेकिन जिस रॉक में ये पाए जाते हैं, सपोज अभी मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंट टाइप की रॉक्स क्या होती हैं। अगर मान लीजिए कोई इग्नियस रॉक में पाया जाता है तो वो कैसा मिनरल होगा, अगर सेडिमेंट्री रॉक में है तो वो कैसा मिनरल होता है। इनके जो साइज़ होते हैं वो इस तरह से डिपेंड करते हैं कि ये किस रॉक में, जिस रॉक में वो हैं पाए गए हैं वो कैसे बनी थी वो रॉक, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मिनरल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको साइंस में पढ़ाऊंगी। मिनरल्स जो होते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ये 2 तरीके के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि वो बहुत हार्ड होंगे, है ना, और क्या कहते हैं वो गुड कंडक्टर होंगे। जैसे मान लो आयरन है, आयरन एक मेटेलिक मिनरल है, तो आयरन हमें अंदर से धरती में से मिलता है, गोल्ड हमें धरती में से मिलता है, कॉपर हमें मिलता है ना, जिंक मिलता है, टिन मिलता है, बहुत सारे मेटेलिक मिनरल्स हमको मिलते हैं। इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये ज़्यादातर शाइनी होते हैं, इनमें चमक होती है, गोल्ड में चमक होती है, सिल्वर में चमक होती है, कॉपर भी चमकता है, ये सब आपने देखे हुए हैं। एल्यूमिनियम, उसमें भी थोड़ी चमक होती है, जनरली शाइनी होते हैं, ये हार्ड होते हैं, और बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सिल्वर होता है, अब गोल्ड को ले लो, गोल्ड को आप कितने सारे शेप में मोड़ सकते हो, अंगूठियाँ बनती हैं, ईयरिंग्स बनते हैं, पायल बनते हैं, तो बिस्किट भी बनते हैं, है ना, और ब्रिक्स भी पाई जाती हैं गोल्ड की। तो हम देख रहे हैं कि गोल्ड को कितने सारे अलग अलग फॉर्म्स में हम बदल सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मेटेलिक मिनरल्स की। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, जैसे कि वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, उनमें कोई ज़्यादा शाइन भी नहीं होती है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे साइंस में, मैं ही पढ़ाऊंगी, या तो आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स, तब आप पढ़ोगे कि मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है
बस इतना है। अब यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको शायद पिछले टाइम बताया भी था कि प्री हिस्टोरिक टाइम में पीपल जो थे वो रॉक्स से वेपन्स वगैरह बनाते थे, पत्थर से ही तो यूज़ करते थे पहले के लोग। जो आपका बहुत पुराना पीरियड होता था, पाषाण युग जिसे कहते हैं, पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो उस वक्त लोग पत्थरों से ही अपने टूल्स बनाया करते थे, उन्हीं से अपने वेपन्स बनाया करते थे, है ना। इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ होती हैं रॉक्स, फर्टिलाइज़र्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जब आप आगे पढ़ते हो, कभी फर्टिलाइज़र्स पढ़ोगे साइंस में, तब भी आप देखना कि उसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे, शब्द ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे केमिकल्स के नाम ऐसे मिलेंगे जो मिनरल्स के होंगे। प्रीशियस स्टोन्स, अब ऑब्वियसली गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, हमारे धरती के अंदर से ही निकलते हैं। इसके अलावा सम रॉक्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स, अब कुछ रॉक्स के अंदर से हमें पेट्रोलियम मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है और कोल मिलता है, और इसको हम यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह। तो हम कह सकते हैं कि जो रॉक्स होती हैं वो कितनी सारी चीज़ों के लिए यूज़फुल होती हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके अंदर से मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों ही यूज़फुल, मतलब रॉक्स का अपना यूज़ है और मिनरल्स का अपना यूज़ है। तो हमने इसे कॉमनली पढ़ लिया कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स पर। टाइप्स ऑफ रॉक्स में सबसे पहले जो रॉक होती है दैट इज इग्नियस रॉक्स। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स। डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, अब रॉक्स बनती कैसे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हम इन रॉक्स को 3 तरीके की रॉक्स में बांटते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड होती है मेटामॉर्फिक, ठीक है ना। ये भी रॉक्स एंड दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक क्या होती है? इग्नियस रॉक जो होती है वो सबसे पुराने टाइप की रॉक है, सबसे ओल्ड फॉर्म्ड रॉक होती है। व्हेन मॉल्टन मैग्मा, अभी मैंने आपको मैग्मा बताया था जो मॉल्टन फॉर्म में होता है, जो रॉक्स मेल्टेड फॉर्म में होती है, कहाँ? मेंटल की अपर लेयर में। तो उस वहाँ वो जब ठंडा हो जाता है, ठीक है, वो किसी कारण से जब ठंडा हो जाता है बहुत सालों में, तब जो रॉक्स प्रोड्यूस होती हैं, जो रॉक्स फॉर्म होती हैं, उनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। पेज नंबर 190 पे देखिए, व्हेन मॉल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज, जब वो ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है, एकदम इतना कठोर हो जाता है, तो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। क्यों? क्योंकि ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट रॉक टू बी फॉर्म्ड, ये सबसे पुरानी रॉक्स हैं जो कि बनी थी। इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। जैसे आपने डायमंड देखा है ना, उसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहेंगे। इसी तरीके से आपने नमक और चीनी का तो मैंने एग्जांपल दिया है, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं जिनका एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पाउडर, हाँ आप उसका पाउडर बना डालो भले, लेकिन वो खुद अपने आप नेचुरली वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये या तो अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर आकर ये सॉलिडिफाई और कूल होते हैं, या अंदर ही सॉलिडिफाई या कूल होते हैं। ये 2 तरीके से होता है। हमने क्या देखा, जो मॉल्टन मैग्मा होता है जब वो ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है, बहुत कठोर हो जाता है, तो इग्नियस रॉक्स बनती हैं। इनको हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। लेकिन ये 2 तरीके से काम होता है ऐसा, या तो जो रॉक्स होती हैं वो नीचे ऊपर आके अर्थ के सरफेस पे आने के बाद ये ठंडी होती हैं और कठोर होती हैं, ठीक है, और या तो फिर ये धरती के अंदर ही होती हैं। तो ये 2 तरीके की हो सकती हैं इस बेसिस के ऊपर। एक जो अगर धरती के अंदर होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रूसिव, INTRUSIVE, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। और अगर ये बाहर होती हैं तो एक्सट्रूसिव कहलाती हैं, ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक। अब देखिए जो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं वो उनकी जो कूलिंग की रेट होती है वो इंट्रूसिव कैसी होगी, आप खुद सोच के देखो।
जब धरती के अंदर अगर रहेंगे तब इनकी जो कूलिंग होगी वो धीरे धीरे होगी कि जल्दी होगी? धीरे होगी। क्यों? क्योंकि धरती के अंदर बहुत टेम्परेचर है। तो जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं वो रॉक्स होती हैं जो धरती के अंदर बनती हैं। उनकी जो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है, कूलिंग मतलब ठंडा होना, सॉलिडिफिकेशन मतलब उनका सॉलिड बन जाना, क्योंकि वो तो मॉल्टन स्टेट में थी। मॉल्टन मतलब मेल्टेड स्टेट्स, पिघली हुई स्टेट में थी। तो अगर धरती के अंदर उनका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, धरती के अंदर वो सॉलिड बन रही हैं, तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि धरती का टेम्परेचर, अंदर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे ही तो कम होगा कभी। तो इसमें जो रॉक्स बनती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं। ठीक है, तो ये जो होती हैं इसके अंदर लार्ज रॉक्स बनती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। एक्सट्रूसिव, अब अर्थ के ऊपर सरफेस पे आकर अगर ठंडी हो रही हैं और सॉलिडिफाई हो रही हैं, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो ये जल्दी हो जाएंगी और इसीलिए इनके जो रॉक्स होंगी वो कंपैरेटिवली स्मॉल रॉक्स बनती हैं। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स दो तरीके की हो सकती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स लार्ज होंगी और एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक्स होंगी वो स्मॉल होंगी, क्योंकि इनका जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो धरती के अंदर होता है और इनकी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन धरती के सरफेस पर होती है। ठीक है, ड्यू टू फास्ट कूलिंग। ठीक है, आ गया। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक इंट्रूसिव के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, और ये सब आपको याद करना है, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन फ़िलहाल देने की कोई वो नहीं है। इसी से ये होता है बेसाल्ट करके होती है। ठीक है, बहुत सारी होती हैं, ढूंढ के और याद कर लेना। कुछ नेट से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें अगर और एग्जाम्पल चाहिए, बट इतना काफ़ी। आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर इग्नियस रॉक्स एंड हाउ दे आर फॉर्म। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं दूसरी तरीके की रॉक पे, जिसको कि हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। आपको सॉलिडिफिकेशन और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये सब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, और इसके अलावा आप इसको साइंस में भी पढ़ाऊंगी मैं आपको, जब आपको साइंस पढ़ाऊंगी तो। ठीक है ना, एटम्स का एक पर्टिकुलर वो होता है, अरेंजमेंट होता है, ये सब आप साइंस में पढ़ते हो। अभी आपके लिए बस मैंने इतना बता दिया कि जिसको छूने से आपको उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पता चले, है ना, ऐसा पाउडर ना हो, वो हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, अब हम दूसरी टाइप की जो उसकी बात करते हैं वो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जब सॉइल एरोजन होता है। ठीक है, तो क्या होता है और सॉइल क्या, रॉक एरोजन होता है। जब अंदर जो हमारी धरती के अंदर बहुत सारी रॉक्स हैं तो उनमें एरोजन होता है। एरोजन का मतलब होता है कटाव। कटाव का मतलब क्या होता है भाई? अब इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं अंदर और क्रस्ट पर भी, तो उसमें पानी की लहरें लगती हैं और क्या कहते हैं हवाएं चलती हैं, तो क्या होगा, उन पर फ्रिक्शन होता है, धीरे धीरे उन पर रगड़ पड़ती है। कोई चीज़ आप बार बार किसी चीज़ पर टकराती रहे तो वहाँ पे निशान पड़ेंगे। और निशान क्यों पड़ेंगे? क्योंकि उसमें से थोड़ी सी चीज़ें टूट के निकल जाएंगी। मान लीजिए अभी आप इस दीवार में ही थोड़ा थोड़ा करके एक चाकू से ही थोड़ा मारते रहोगे धीरे धीरे, तो क्या होगा, इसमें से कुछ निकल के नीचे गिर जाएगा, जो सीमेंट वगैरह होगा, है ना। तो इसी तरीके से रॉक्स में होता है। अब पानी, अब लोग सोचेंगे कि भाई पानी से भी चीज़ें टूट सकती हैं। बिल्कुल टूट सकती हैं, पानी में बहुत प्रेशर होता है। तो जब नदियों में, समंदरों में लहरें आती हैं ज़ोर ज़ोर से, तो वहाँ पे जो रॉक्स होती हैं, जो किनारे देखे हैं कभी पिक्चर में, देखना कि कितने बड़े बड़ी रॉक्स होती हैं, तो वो कटती जाती हैं। कटना मतलब एरोजन होता है उनका, है ना। उन पे बार बार लहरें पड़ती हैं, बार बार तेज़ हवाओं की जो चोट पड़ती है, उनसे रॉक्स के टुकड़े नीचे निकल के आते हैं। अब ये जो टुकड़े होते हैं वो लहरों के साथ, हवाओं के साथ, पानी के साथ बहते न जाने कहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, और इस तरीके, और फिर क्या होता है, बहुत टाइम बीतता जाता है तो उनके ऊपर लेयर्स जमती जाती हैं। सॉइल की लेयर्स जमती जाती हैं, जो डेड एनिमल और प्लांट्स होते हैं उनके जो डिकेज होते हैं उनकी लेयर्स जमती जाती हैं। तो ऐसे करते बहुत टाइम बाद फिर वो रॉक्स बन जाती हैं। इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जो इग्नियस रॉक है वो तो सिर्फ मॉल्टन मेल्टेड जो मैग्मा होता है धरती के अंदर उससे बनती हैं। वहाँ तो एनिमल और प्लांट का कोई डिके नहीं पहुँचता,
ठीक है। तो देखना इग्नियस रॉक में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, इग्नियस रॉक में कोई प्लांट और एनिमल के डिके नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो पानी के अंदर तो जीव जंतु खूब रहते हैं, पानी के अंदर पेड़ भी होते हैं। तो इस तरीके की जो रॉक्स होती हैं इनमें एनिमल और प्लांट की डिके, मतलब उनके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं और वो जो मर मुर जाते हैं तब उनके उसे डिके कहा जाता है, तो वो जो होते हैं खूब मिलते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा एक और ख़ास बात होती है कि इस तरह की रॉक्स में ना कभी कभी कुछ डिज़ाइनदारी भी मिलती है आपको, जैसे कि कोई पेड़ था या कोई पौधा था वो चिपक गया बहुत दिनों तक, तो उसका ही शेप आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। और बार बार लहरों से जो चोट पड़ती थी उसके कारण भी इनमें बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है? बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू द विंड्स एंड द वेव्स ऑफ वाटर। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स पाया जाता है, ठीक। ये जो इग्नियस रॉक थी वो बहुत सॉलिड थी और बहुत हार्ड थी, ये कंपैरेटिवली इतनी हार्ड नहीं होती हैं। अच्छा, इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं सैंडस्टोन, सॉल्ट एंड कोल। अच्छा, अब देखो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। वेदरिंग एंड एरोजन आर टू प्रोसेसेस बाय विच द रॉक्स आर ब्रोकन डाउन, दीज ब्रोकन पीसेस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो रॉक्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड होती है, मतलब ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलती है। क्यों मिलती है सबसे ज़्यादा? क्योंकि देखो ना, पानी से बहकर कौन सी रॉक कहाँ पहुँचेगी क्या पता, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं दुनिया में वो सब एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं ही कहीं ना कहीं। तो एक से अगर मान लो कोई इंडिया की कोई रॉक हो गई तो वो पता चलता है वो कहीं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक भी पहुंचती होगी और भी कहीं दूर शायद पहुंच जाती होगी, तो डिपेंड करता है। तो इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा वाइड मोस्ट वाइडली स्प्रेड रॉक्स होती हैं, ठीक है। तो दीज आर। अच्छा, इसके अलावा अब जो इग्नियस रॉक्स थी और इसमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें डेड मटेरियल मतलब प्लांट्स के और एनिमल के डिकेज नहीं पाए जाते, इनमें पाए जाते हैं। वो बहुत हार्ड होती हैं और उनके अंदर जनरली गोल्ड मिलता है आपको, सिल्वर मिलता है आपको, आयरन मिलता है, इस तरीके के मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। इसके और ये जो होती हैं अपना इग्नियस रॉक्स होती हैं उनके अंदर पानी रिस नहीं सकता। परलोकेट एक वर्ड होता है, परलोकेट, हम एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे अपन देखते हैं ना, कोई जैसे आप धरती के ऊपर पानी डालते हो, आप अर्थ पे पानी डालते हो अगर, तो वो नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो उसमें वो परलोकेट हो जाता है, उससे रिसता है पानी। लेकिन ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो इतनी कठोर होती हैं और इतनी टफ हार्ड होती हैं कि उसके अंदर पानी जाने की कोई जगह नहीं होती, तो दे डू नॉट अलाउ परलोकेशन ऑफ द वाटर। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में परलोकेशन थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, मैंने सब पढ़ा दिया आपको। और रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट इन दीज रॉक। अब मैंने क्या बताया आपको कि इग्नियस रॉक में तो किसी भी तरीके की प्लांट और एनिमल डिके नहीं पाए जाते हैं, पर इनमें पाए जाते हैं। और इन डिकेज को क्या होता है, ये डिकेज क्या होते हैं, फॉसिल्स, ठीक है। तो ये जो फॉसिल्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक, तो लास्ट जो होती है दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? These rocks were either igneous or sedimentary but changed either due to extreme heat or pressure। अब क्या होता है, इग्नियस रॉक जो थी और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ठीक है, इन दोनों में टाइम के साथ बहुत चेंजेस आते हैं। अब इग्नियस रॉक भी अंदर पड़ी हैं धरती के और या तो अर्थ सरफेस पे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स भी अर्थ सरफेस पे, तो बहुत सारा जब टाइम बीतता जाता है, बहुत सारे टेम्परेचर के चेंजेस हो जाते हैं, बहुत सारे प्रेशर के चेंजेस हो जाते हैं, तो क्या होता है ना, इनमें बहुत कुछ चेंजेस आते हैं और वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स आर नथिंग बट द चेंज्ड form of igneous rocks and sedimentary rocks with time due to the temperature changes and pressure changes। फिर से समझ लो, मेटामॉर्फिक रॉक्स कुछ नहीं है बल्कि वो क्या है, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में जो चेंजेस आते हैं। क्यों चेंजेस आते हैं? समय के साथ, बहुत सारा टाइम गुजरने के बाद विद द
लॉन्ग टाइम पीरियड जो टेम्परेचर चेंज होता है, जो प्रेशर चेंज होता है, उसके कारण जो चेंजेस आते हैं, तो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स किस में बदल जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। ओ सॉरी, ठीक है, कहाँ चला गया भाई? हाँ, इसका एग्जांपल में हम जैसे कि लाइम स्टोन जो होता है वो मार्बल बन जाता है, ठीक है। इसी की जैसे आपने लाइम स्टोन, मार्बल तो सब बच्चों ने देखा ही होगा। मार्बल किसे कहते हैं? संगमरमर, ठीक है। तो जो लाइम स्टोन था पहले वो मार्बल बन जाता। अब ये लाइम स्टोन मार्बल सब साइंस में पढ़ाऊँगी आपको, यदि मैंने पढ़ाया, नहीं तो कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो साइंस में आप डिटेल में पढ़ लेना। तो हम यही देख रहे हैं कि और इसी तरीके से जो सैंड स्टोन होता है वो क्वार्ट्स में बदल जाता है। क्वार्ट्स भी एक बहुत यूज़फुल चीज़ होती है। तो आपको मेनली ये समझ में आना चाहिए कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। एग्जांपल्स आपके पास एक दो हैं, काफ़ी हैं। अब क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मेन वो होती है कि दे डू नॉट एरोड ईजिली एंड आर वेदर रेजिस्टेंस। अब एरोड क्या मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से इनमें टाइम और प्रेशर के साथ चेंज आता है। अब आप बोलोगे मैडम टेम्परेचर तो समझ में आता है, चेंज होता रहता है, प्रेशर भी तो चेंज होगा। आज मान लीजिए कोई रॉक इधर है, ठीक है, या इतनी ऊंची है, ठीक। अब मान लीजिए उस पर हवा के कारण सॉइल के मिट्टी उड़ती रहेगी, टेम्परेचर के कारण कभी उसमें नीचे उसमें से कुछ टूटेगा, फिर उसमें कुछ जुड़ेगा, क्योंकि मिट्टी तो उड़ती रहती है, तो मिट्टी आके उस पर चिपक जाएगी। तो आज जो कोई इतनी ऊंची या इतनी बड़ी कोई रॉक है तो पता चलता है कि हज़ारों साल बाद वो इतनी हो जाएगी, या फिर हज़ारों साल वो इतनी भी हो सकती है। और जैसे जैसे धरती के अंदर और धरती के ऊपर भी अर्थ सरफेस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस पर प्रेशर डालती रहती हैं, है ना। हवाएं चलती है, उससे भी प्रेशर आता है। उसके ऊपर एनिमल और प्लांट्स के डिके और इकट्ठे होते जाएंगे, उनसे भी नीचे जपती जाएगी तो और प्रेशर आता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहे हैं कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनमें ऐसे चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि ये दोनों जब चेंजेस के कारण ही तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो फर्दर उनमें चेंज आना बहुत नेग्लिजिबल होता है या ना के बराबर होता है, नहीं होता है, ठीक है। दे डोंट एरोड। एक वर्ड आया है आपके चैप्टर में, एरोड, ठीक है। एरोड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टेम्परेचर प्रेशर के साथ चेंज हो जाना, या नेचुरल विंड के कारण, नेचुरल पानी के कारण, नेचुरल टेम्परेचर के कारण, नेचुरल प्रेशर के कारण उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, वो घिसती नहीं है, वो थिन नहीं होती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ एरोड। और दूसरी बात ये कह रहे हैं ये दे आर फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। अब ये अर्थ सरफेस पे कैसे आती हैं, अर्थ के ऊपर कैसे आती हैं? जबकि कोई मूवमेंट होता है, जैसे अर्थक्वेक हुआ या किसी भी तरीके का अर्थ के अंदर कोई भी मूवमेंट होता है ना, जब मैंने आपको बताया था टेक्टोनिक प्लेट, और अर्थ के अंदर बहुत बार मूवमेंट्स चलते रहते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है। तो अपन ने टेक्टोनिक प्लेट्स में पढ़ा था कि कैसे मूवमेंट्स आते हैं। तो ऐसे कोई मूवमेंट्स आते हैं तो ये अर्थ सरफेस पे आती हैं। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, कि इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। अब एक होती है रॉक साइकिल, इसको मैं फटाफट पढ़ा देती हूँ जिससे कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कहेंगे अब रॉक साइकिल देखते हैं एक बारी। रॉक साइकिल नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक रॉक का दूसरी रॉक में चेंज हो जाना, इसे हम रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि जो मेटामॉर्फिक रॉक में ही चेंज होते हैं सारे, सेडिमेंट्री रॉक हो या इग्नियस रॉक हो, ठीक। तो हम एक बार देख लेते हैं रॉक साइकिल। आपकी बुक में बड़ा अच्छा सा एक डायग्राम बनाया हुआ है, वो बच्चे ध्यान से देखें और उसको प्रैक्टिस भी करें, एग्ज़ाम में मैं पूछ सकती हूँ। इसमें देखो इग्नियस रॉक बताई गई है, एक हम सेडिमेंट्री लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मैग्मा। फिर इन्होंने लिखा है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हैं ये सेडिमेंट्री रॉक।
अब देखो, जब मैग्मा सॉलिडिफाई होगा, ये तो मोल्टन मैग्मा है, मैग्मा जो होता है वो मेल्टेड मेंटल, उसमें जो मेंटल के अंदर जो मेल्टेड रॉक होती है उसको हम मैग्मा कहते हैं। यानी कि ये मेल्टेड फॉर्म में जब ये सॉलिडिफाई होता है तो क्या बनती है? इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस रॉक अगर मेल्ट हो जाएगी तो वो वापस मैग्मा बन जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इग्नियस रॉक जो होती है अगर उसमें वेदरिंग हो जाए, वेदरिंग के कारण वो क्या बनते हैं? सेडिमेंट्स बनते हैं, जो वेदर्स के कारण। अच्छा, एक बात बताना भूल गई कि जब रॉक्स होती हैं और वो मैंने क्या बताया था, वो वेदरिंग होती है, टूटती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो सेडिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो जो इग्नियस रॉक है या कोई भी रॉक है, जब वो वेदरिंग के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो वो सेडिमेंट हो जाती है। ठीक है, सेडिमेंट्स बन जाते हैं। और अगर जो सेडिमेंट, अच्छा, इसके अलावा फिर सेडिमेंट्स क्या होते हैं, उनमें जब प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर होता है तो उसे हम कंप्रेशन, प्रेशर होता है तो कंप्रेस होगी चीज़। कंप्रेस किसे कहते हैं? किसी चीज़ का ऐसा दबना। जब कोई, मान लो कोई भी चीज़ है, सपोज करो कि आप कोई फोम ले लेते हैं, आप उसको ऐसे दबाते हैं तो वो दबता है, यानी कि दैट इज़ कंप्रेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब कंप्रेशन होगा, ठीक, मैं ऐसे लिख देती हूँ, कंप्रेशन। कंप्रेशन से क्या बनेगी? सेडिमेंट जो होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। जब सेडिमेंट्री रॉक में वेदरिंग होगी तब क्या होगा? वापस वो सेडिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब सेडिमेंट्री रॉक में जब चेंज होगा तो वो क्या बन जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। और ये हो जाता है टेम्परेचर, मतलब हीट एंड प्रेशर से। ठीक, और मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है वो अगर मेल्ट हो जाएगी तो ये भी मैग्मा बन जाएगी। ये मेल्टिंग हो गई इसकी। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है अगर उसकी वेदरिंग हो जाती है तो वो वापस सेडिमेंट बन जाएगा। ये देखा आपने? ठीक है, इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती है डेफिनेटली, क्योंकि जैसे सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होगी वैसे इग्नियस रॉक भी होगी। तो यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? हीट एंड प्रेशर। ठीक है ना? और क्या बचता है अब? बस हो गया। दिस इज नोन एज रॉक साइकिल। समझ लो इसको एक बारी। इग्नियस रॉक थी, इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टाइप की रॉक है, ये हमारी सेकंड टाइप की रॉक है और ये हमारी थर्ड टाइप की रॉक है। अब इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो या मेटामॉर्फिक रॉक हो, अगर वेदरिंग होगी, वेदरिंग और ये वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग से सब कुछ कैसा हो जाएगा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे और सेडिमेंट बना देंगे। सेडिमेंट जो हैं अगर वो कंप्रेस होते हैं, अगर वो धीरे 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 करके उनके ऊपर लेयर पे लेयर जमती जाएंगी तो जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर को दबाएंगी, इसे हम कंप्रेशन कहते हैं, है ना। उन पर प्रेशर पड़ेगा तो सेडिमेंट जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उन पर प्रेशर पड़ता है तो वो सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाएगी। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक में जब चेंज होगा हीट का, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर का, तो वो क्या बन जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक। इसी तरीके से चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो या इग्नियस रॉक हो, जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है तब दोनों ही जो रॉक्स होती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इग्नियस रॉक थी जो, जब वो कैसे बनी थी? जब मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ था, कूल, ठंडा होके सॉलिडिफाई हुआ था, कूल एंड सॉलिडिफाई होके इग्नियस रॉक बनाती है। इग्नियस रॉक अगर मेल्ट हो जाएगी तो वापस मैग्मा बन जाएगी। इसी तरीके से अगर मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट हो जाएगी तो वो भी मैग्मा बन जाएगी। दिस इज रॉक साइकिल। ठीक है, तो आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस चैप्टर। आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, बिकॉज रियली द ज्योग्राफी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। सो हैव अ फाइनल लुक फॉर द चैप्टर, रीड वंस मोर। एक बार वापस से इसको रीड कर लेना घर पे, कुछ समझना है तो पूछ लेना। अभी आपको इसकी आज या कल तक इसकी PDF मिल जाएगी एंड दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। Getting? So have a very good day. Take care of yourself. Keep studying, hard working, and we will meet tomorrow. Bye bye.